नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जाने के दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। बोले त्रिपुरा को मिला डबल इंजन का फायदा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके क्या फायदे होंगे, भारत और बांग्लादेश के संबंध पे क्या असर पड़ेगा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल अगले महीने होने जा रहा है यूएई और फ्रांस संग क्वाड देशों का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास। जी अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी होंगे इसमें साथ। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन की कमर तोड़ने की तैयारी, टेलीकॉम नियमों में बदलाव करने जा रही है भारत सरकार, लगेगा करारा झटका। चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल भारतीय वैक्सीन का आईएमएफ में बजा डंका, डिप्लोमेसी की कायल हुई गीता गोपीनाथन आईएमएफ चीफ, कहा कोरोना से निपटने में भारत गजब का किया। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे म्यांमार में तख्ता पलट के बीच लगातार सेना का जुल्मो सितम जारी है। मीडिया संस्थानों पर बैन लगा रहा, घर घर तलाशी की जा रही है मीडिया संस्थानों का। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। हालात बेहद बेकाबू हो चले हैं, दुनिया भर से मांग कर रहे हैं लोग म्यांमार को बचाओ। और इस बीच दिल्ली एम्बेसी पर हुए हमले के बीच ईरान के 2 ईरानी नागरिक की हुई पहचान संदिग्ध बताया जा रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे दिन भर की फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। बोले त्रिपुरा को मिला डबल इंजन का फायदा, मिलेगा पूरे देश को फायदा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बने सेतु मैत्री सेतु का मंगलवार को उद्घाटन किया है। और उसके अलावा पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 2017 में त्रिपुरा ने विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया था और आज इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले वो आज आपके सामने हैं। बांग्लादेशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाली ब्रिज का शिलान्यास भी किया था। पीएम मोदी ने कहा है फिलहाल आज से 3 साल पहले आप लोगों ने एक नया इतिहास रचा था और पूरे देश को मजबूत संदेश भी दिया था। दशकों से राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोगों को नई शुरुआत की और आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर ने बरसों जैसे रखा, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों त्रिपुरा को लेकर पीएम मोदी की बड़ी सौगात हुई है। इस बीच आपको बता दें भारत और बांग्लादेश मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। हम चलते हैं अगले अपडेट। अगले महीने फिलहाल होने जा रहा है यूएई और फ्रांस संग क्वाड देशों का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास। चीन की फिर बढ़ेगी टेंशन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जल संधि तक प्रभुत्व पेश करने के उद्देश्य से फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्वाड देशों का बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास होने जा रहा है। क्वाड के अहम साझेदार भारतीय नौसेना और रणनीतिक सहयोगी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात पनडुब्बी रुचि युद्धक विमानों का हमला करने वाले पनडुब्बियों के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगी। नौसेना युद्धाभ्यास अप्रैल महीने के आखिरी में होगा। भारत और फ्रांस के साथ संयुक्त अरब अमीरात पहली बार युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में पहली बार वरुण बैनर के तहत संयुक्त अरब अमीरात भारत और फ्रांस के साथ अप्रैल में शामिल होने जा रहा है। और ये युद्धाभ्यास 25 से 27 अप्रैल के बीच होगा। इसमें दोस्तों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस और सऊदी अरब शामिल है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों चीन की कमर तोड़ने की तैयारी, टेलीकॉम नियमों में बदलाव करने जा रही है भारत सरकार इस महीने टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में बदलाव कर सकती है। इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश से संबंधित गाइडलाइंस को जोड़ा जाएगा। इससे चीन और अन्य मित्र देशों से नेटवर्क डिज़ाइन के खरीद को कंट्रोल करने में मदद भी मिलेगी। इन गाइडलाइंस के तहत सरकार देश के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज़ के लिए भरोसेमंद सोर्सेज और प्रोडक्ट की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि इस लिस्ट में किन प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा, इसका फैसला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DNSA की अध्यक्षता
अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इस समिति में संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे। इसके अलावा समिति में इंडस्ट्री से जुड़ी 2 सदस्य और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे। दरअसल अधिकारियों ने बताया है कि इन गाइडलाइंस के चलते टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। नेटवर्क से पहले लगे डिवाइसेस को काम करते रहेंगे, उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं होगी और इसके साथ ही उन्हें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी असर नहीं पड़ेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। म्यांमार तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन का कवरेज करने वाली मीडिया संस्थानों पर लगा बैन। घर घर तलाशी। म्यांमार में कुचला जा रहा है मानवाधिकारों को। दरअसल म्यांमार में तख्तापलट के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग 200 छात्रों के समर्थन में देश के सबसे बड़े शहर यांगून में सोमवार को प्रदर्शन किया गया है। और आपको बता दें कि फिलहाल लोगों ने रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू का उल्लंघन किया। म्यांमार की सेना ने इस प्रदर्शनों की कवरेज करने को लेकर 5 मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल यांग सान सू ने की हुई सरकार को पिछले महीने हटाकर सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के विरोध में हर दिन म्यांमार के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन्य सरकार ने इसके मीडिया कवरेज पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है और 5 स्थानीय मीडिया संस्थान मिज़िमा डीबीपी समेत 5 मीडिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। सरकारी चैनल MRT पर ये कहा गया है। आपको बता दें कि इन मीडिया कंपनियों को किसी भी मंच या तकनीकी से प्रसारण करने की अनुमति नहीं है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, पत्रकारों को कुचला जा रहा है। हम चलते अगली खबर लेते हैं। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का IMF पर भी हुआ कायल। गीता गोपीनाथन बोली, कोरोना से निपटने में गजब का काम किया है मोदी सरकार ने। जी IMF में बजा भारत का डंका। कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में भारत ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में मानवता की मिसाल पेश की है, उसका कायल आज कई देशों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने कोरोना वायरस से निपटने की नीतियों और वैश्विक डिप्लोमेसी को लेकर भारत की जमकर तारीफ की है और कहा है कि कोरोना से जंग में भारत सच में अलग और सबसे आगे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित डॉक्टर हंस मेहता व्याख्यान के दौरान उद्घाटन के दौरान एक इंटरैक्टिव सेशन में गीता गोपीनाथन ने ये बातें कही हैं। भारत ने वास्तव में अपनी वैश्विक वैक्सीन नीति के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया है और अगर आप वास्तव में देखेंगे तो दुनिया भर में वैक्सीन एक विनिर्माण हब कहा जा सकता है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, इजराइल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिला अहम सुराग। 2 ईरानी नागरिकों की हुई पहचान। जी हाँ, दरअसल नई दिल्ली से इजरायली दूतावास के बाहर जनवरी महीने में हुए बम ब्लास्ट मामले में 1 महीने बाद इजरायली की जांच एजेंसी को इसमें ईरान का हाथ होने का सबूत मिला है और इस बाबत भारत में ईरान के दूतावास ने बयान देकर आरोपों को एक तरफ जहां बेबुनियाद बताया है, वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हवाले से खबर आ रही है कि इजरायली दूतावास बाहर धमाका मामले में 2 ईरानी नागरिक की पहचान हुई है और ये दोनों जाकिर नाइक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने इन दोनों की पहचान ऑटो चालक की मदद की है। वहीं 2 ईरानी नागरिकों का जिक्र आने पर ईरानी दूतावास की ओर से कहा गया है कि हम भारत के सभी जांच एजेंसियों का सम्मान करते हुए इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोटकों में ईरान के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हैं और इसी के साथ दूतावास की ओर से कहा गया है कि हम इसे भारत ईरान संबंधों को खराब करने की साजिश के तौर पर भी देखते हैं। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, ममता की सेना में सबसे ज़्यादा सेंध लगा रहा है ये पूर्व साथी। बीजेपी के लिए बंगाल में बना ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने अभी भी 1 पखवाड़े से भी ज़्यादा का वक्त बचा है, लेकिन महीनों पहले से ही यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर देखी जा सकती है। बीते लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद बीजेपी में पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार जैसे नारे दे रही है, तो वहीं टीएमसी ने अभी भी भगदड़ मची हुई है। इसके पीछे आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के पूर्व सेनापति मुकुल रॉय। जी हाँ, आपको बता दें, मुकुल रॉय ही भारतीय जनता पार्टी को तारनहार बने हैं, जिसमें टीएमसी में सेंधमारी कर रहे और एक के बाद एक टीएमसी में एक तरीके से किला जो है वो ढहता नज़र आ रहा है और इसके पीछे मुकुल रॉय हैं जो बड़े पैमाने पर टीएमसी में इस्तीफे हो रहे हैं।
हम चलते हैं अगले अपडेट। सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी का हमला, विद्रोहियों ने 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, बोला क्रूड 3% चढ़ा। एक्सपर्ट बोले ये $73 तक पहुंच सकता है। दरअसल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बीच रविवार को सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तेल कंपनी अरामको पर हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से रिफाइनरी पर हमला किया है। हालांकि मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। मिसाइल के कुछ टुकड़े रहवासी इलाके पर जा गिरे हैं। अरामको को नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय तेल विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा। हालांकि हमले के बाद कच्चे तेल के दाम साल भर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। सोमवार को मई डिलीवरी वाला क्रूड ऑयल $1.75 की तेज़ी के साथ $71 बैरल हो गया है। कोरोना काल के बाद क्रूड का यह सबसे ऊंचा दाम है। इससे 8 जनवरी 2020 को दाम $71 पहुंच गए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि देश में भी तेल के दाम बढ़ेंगे इस हमले से। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में हुए पलट फुकेर के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा, धन सिंह होंगे अगले मुख्यमंत्री। जी हाँ, धामी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे सियासी संकट को लेकर तस्वीर साफ होने लगी और सियासी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कुछ ही देर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन जो अभी बड़ी खबर की निकल के आ रही है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। धन सिंह होंगे अगले मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बन सकते हैं धामी। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार इस बात पर शंका जाहिर की जा रही थी कि इस तरीके के पलटवार हो सकते हैं, उत्तराखंड में कुछ बड़ा हो सकता है, जो कि अब हुआ है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। इस बार भी बजट में दिल्ली वालों को फ्री की सौगातें। जी हाँ, क्या है कुछ है। जैसे दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 में भी दिल्ली की जनता को तमाम मुफ्त योजनाओं का लाभ देती रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बतौर वित्त मंत्री दिल्ली विधानसभा में आज वर्ष 2021 और 22 के बजट अनुदानों के सदन में पेश करते हुए कहा है कि दिल्ली वालों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। दिल्ली के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट 70,000 करोड़ के करीब प्रस्तुत किया गया। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बिजली हाफ और पानी माफ की योजनाओं के अलावा महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त सफ़र, फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी। उप मुख्यमंत्री की ओर से इन सभी योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में अलग अलग बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर ने किया रुद्राभिषेक। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, अब निशाने पर आ गए हैं कट्टर और चरमपंथियों के। दरअसल केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों के लिए चर्चा में तो रहते ही हैं, लेकिन अब यूपी से उनका पुराना नाता और इस बीच आरिफ मोहम्मद खान ने यूपी की बहराइच पहुंचकर शिव मंदिर में पूजा की। इसको लेकर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। बताते चले कि गवर्नर आरिफ बहराइच में 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अपने 2 दिन के दौरे पर बहराइच आए आरिफ मोहम्मद खान सबसे पहले मशहूर सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के साथ ही रुद्राभिषेक किया। पूजा के दौरान सिद्धनाथ पीठाधीश्वर मंडलेश्वर रवि गिरी महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने केरला के गवर्नर को अंगवस्त्र भी पहनाया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन के आसार, 2 दिन में होगा फैसला, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते आने वाले कुछ दिनों में पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 को बताया है कि फिलहाल कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अगले कुछ दिनों में सख्त कदम उठा सकती है। राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अटकलें के लिए सरकार राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगा सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार फिलहाल लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने पर कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि मामले में तेजी से वृद्धि के कारण सरकार अपने सभी विकल्पों पर ध्यान दे रही है। भविष्य की कार्रवाई का फैसला समीक्षा बैठक में किया गया और मौजूदा घटनाक्रम से अवगत भी कराया गया है। अगले 2-3 दिनों में सीएम उद्धव ठाकरे भी राज्य को संबोधित कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की नई रणनीति बढ़ सकती है ममता बनर्जी की मुश्किलें। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के लिए खेल शुरू हो गया और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट पिछले हफ्ते ही जारी कर दी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल रैली कर चुनावी बिगुल बजा दिया है, लेकिन
अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि ओवैसी फिलहाल राज्य की चुनावी गहमागहमी पर नज़र बनाए हुए हैं और इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद जहां टीएमसी की सियासी गणित और जिहादियों के वोटों पर यानी मुस्लिमों के वोटों पर एक तरीके से राज करने वाली ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। कायम रहेगा 8 चरणों में बंगाल चुनाव कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव करने के निर्वाचन आयोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वकील LM शर्मा द्वारा याचिका न्यायपालिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था कि राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे क्योंकि इससे संविधान के आर्टिकल 14 के उल्लंघन होता है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।